आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज मैं कक्षा 7वीं की वसंत बाग 2 से 19 नंबर पाठ लेकर मैं कनक लक्ष्मी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने अभी हाल ही में अपने स्कूल में 2 अक्टूबर मनाया था। इस 2 अक्टूबर में हमारे देश के 2 महापुरुषों की जन्मदिन हमने मनाया था। एक महात्मा गांधी जी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। आज का जो पाठ है वह है आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम कहते ही हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि यह गांधी जी से संबंधित है। तो आज हम ये पाठ गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। आश्रम में गांधी जी रहा करते थे, तो गांधी जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर में हुआ था। वह जो है अच्छे परिवार में जन्मे थे। उनकी जो माता थी वह एक धार्मिक महिला थी। इस कारण धार्मिक जो परंपरा है वह गांधी जी के भीतर भी आ गई और गांधी जी ने हमेशा सत्य, अहिंसा और शांति के पथ पर चलकर ही हमारे देश को आज़ाद कराए। जब गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई खत्म कर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने यह सोचा कि मैं भारत की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूं। वे हर एक राज्य में गए और राज्य का जायजा लिया। तब उन्होंने ये देखा कि भारत के जो किसान है और जो मजदूर है उनकी दशा बहुत ही खराब है, क्योंकि हमारा देश उस वक्त गुलाम था अंग्रेज़ों के। इसलिए अंग्रेज़ों के जुल्म को सहते हुए हमारे जो किसान हैं और जो मजदूर हैं उनकी दशा बहुत ही खराब थी। तो गांधी जी ने ये प्रण किया कि अब मैं बैरिस्टरी ना करके मैं सबसे पहले भारत को आज़ाद कराऊंगा। और वे भारत के जो आज़ाद भारत की जो आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहे थे, उस पर कूद पड़े और उन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। साबरमती आश्रम, जिसे हम सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं, उसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। साबरमती से ही गांधी जी ने नमक आंदोलन जो है शुरू किया था। दांडी यात्रा, हम सभी जानते हैं कि साबरमती से लेकर के दांडी तक इन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए जो यात्रा शुरू की थी, उसमें 78 व्यक्तियों को लेकर के इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और दांडी में जाकर के ये नमक कर से मुक्त कराया था। अंग्रेजों ने जो कर लगाया था नमक पर, उसका कर से, उस टैक्स से हमें जो है मुक्त कराया था गांधी जी ने। उस 78 लोगों की यात्रा थी। उस यात्रा को लेकर जब वो चले दांडी तक, उसके बाद भारत के सभी लोग एक एक कर जुड़ते चले गए और एक बहुत बड़ा हुजूम एकत्रित हो गया, या फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद गांधी जी को और गांधी जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, सभी को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। गांधी जी साबरमती से निकलते हुए ये कहे थे कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन जेल से जब वो छूटने के बाद आंदोलन और बढ़ता गया। बढ़ने के साथ साथ जो है उनको वहीं पर रहना पड़ गया, दिल्ली में ही उनका रहना हो गया। 1933 में अंग्रेज़ों ने ये ठान लिया कि इस आश्रम को हम तोड़ देंगे या इसे गिरा देंगे। लेकिन भारतीयों की जो आक्रोश थी, आक्रोश माने उनकी जो गुस्सा था, इतना ज़्यादा गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति कि अंग्रेज़ घबरा गए। अगर हम जाकर के इस आश्रम को गिराने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि भारतीय सभी मिलकर के हम पर टूट पड़े या हम पर आक्रमण कर दे। इसलिए अंग्रेज़ों ने अपना इरादा बदल दिया। उधर गांधी जी दिल्ली में ही रहे। वहीं पर आंदोलन एक के बाद एक आंदोलन जुड़ते चले गए। एक के बाद एक आंदोलन करते हुए उन्होंने भारत को आज़ाद करा लिया 15 अगस्त 1947। उसके बाद ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। जब वो संध्या की आरती के लिए जा रहे थे, प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। और इस प्रकार हमने एक महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता को हमने खो दिया। 1963 में
हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आश्रम को संग्रहालय घोषित कर दिया। आज भी यह संग्रहालय के तौर पर है। वहीं पर गांधी जी के चरखे मौजूद हैं, गांधी जी के चित्र मौजूद हैं, जिसे पर्यटक आज भी जाकर देखते हैं। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। उन्हीं से संबंधित है यह पाठ, आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित का अर्थ है अंदाजे से, और व्यय का अर्थ है खर्च। आश्रम का अंदाजे से खर्च, इसका अर्थ क्या है कि किसी भी आश्रम को या किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम जो है एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। जैसे घर में कोई शादी का कार्यक्रम है या किसी जन्मदिन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करने से पहले ही हम एक अंदाजन, एक सूची तैयार करते हैं कि कितने लोग आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे खाने पर खर्च होगा, कितने पैसे सजाने पर खर्च होगा और कितने पैसे जो मेहमान हैं उनके आने पर खर्च होगा। इस सारी बातों का हम जो है एक सूची बनाते हैं, व्यय कितना होगा। इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे घर कितने लोग आएंगे, उनके खाने की क्या क्या चीज़ें होंगी और उस पर कितने पैसे खर्च होंगे। उसे कहते हैं अनुमानित व्यय। व्यय का अर्थ है खर्च। तो इसको हम जब अनुमान लगा लेते हैं तो हमें उस कार्यक्रम की योजना बनाने में बहुत मदद मिलती है। उसी तरह से गांधी जी ने भी इस आश्रम को तैयार करने से पहले एक अनुमानित व्यय की एक सूची बनाई। अनुमान, अंदाजे से उन्होंने कितना खर्च होगा इस आश्रम को बनाने में और कितने लोग इसमें रहेंगे और कितने लोगों के लिए कैसे कैसी व्यवस्थाएं की जाएगी, कितने बिस्तर की आवश्यकता होगी, कितने रसोई घर की आवश्यकता होगी, कितने काम के जो साधन होंगे वो कितने चाहिए होंगे, इसकी उन्होंने एक सूची तैयार की हुई है। वही है यह पाठ नंबर 19, आश्रम का अनुमानित व्यय। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों अपने पुस्तक में देखिएगा। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो गांधी जी लिखते हैं कि आरंभ में इस संस्था में सिर्फ 40 लोग होंगे और 40 लोगों के बाद ही यह संख्या जो है 50 में बदल जाएगी, क्योंकि आश्रम है तो आश्रम में सभी लोग आते जाएंगे और आकर के जुड़ते जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हम शुरुआती तौर पर 40 लोगों को लेकर चलेंगे, लेकिन उसके बाद ही यह जो है संख्या बढ़ेगी और वो हो जाएगी 50। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। तो क्या अनुमान लगा रहे हैं गांधी जी कि औसतन जो है हर महीने 10 अतिथि आते जाएंगे और उन 10 अतिथियों में कुछ जो है अपने परिवार के साथ आएंगे और कुछ जो है वह अकेले आएंगे। तो जो परिवार वाले हैं तो परिवार को सबको एक परिवार जो है तो उस परिवार को एक कमरे में रखना होगा। तो हमारा इंतजाम भी ऐसे होना चाहिए कि परिवार वाले सब एक साथ परिवार के साथ रहेंगे और जो अकेले आएंगे वो सारे लोग एक साथ रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। सभी लोगों के लिए रसोई घर चाहिए। तो कहते हैं कि अगर कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में ऐसे आश्रम बने तो क्या होगा, सुविधा जो है वो अधिक हम दे पाएंगे आने वाले अतिथियों। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। जो लोग आएंगे वो लोग पुस्तकें भी पढ़ेंगे, क्योंकि वह समय जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। उस वक्त ऐसे ऐसे जो कविताएं लिखी जा रही थी जो इन लोगों के अंदर में क्रांति का जोश जगा रहे थे, तो उस तरह के सारी पुस्तकें रखी होनी चाहिए ताकि लोग जो है उसे पढ़ सके। अभी के समय की तरह टीवी नहीं थी उस वक्त, इसलिए उस वक्त सभी लोग जो है पुस्तक पढ़ते थे।
उस समय सभी लोगों का जो जिज्ञासा था वो सिर्फ पुस्तकें पढ़ना था। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 3000 पुस्तकें रखने की एक पुस्तकालय भी होनी चाहिए और पुस्तकालय में अलमारियां भी होनी चाहिए जिस अलमारी में हम सारी पुस्तकों को रख सकें। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए जिनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। तो क्या कहते हैं कि कम से कम 5 एकड़ जमीन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें लोग खेती कर सके। उस समय सभी लोग खेती पर निर्भर करते थे, तो खेती होनी चाहिए तभी तो भोजन कर पाएंगे आश्रम के लोग। तो इसलिए खेती करने के लिए कम से कम 30 लोग काम कर सके, इतना बड़ा स्थान हमारे पास होनी चाहिए। इतने खेती के औजार भी होने चाहिए क्योंकि औजार अगर नहीं होंगे तो वो खेती कैसे करेंगे। तो इसलिए हमारे पास औजार भी होने चाहिए। ये जो अनुमान लगा रहे हैं, यह आश्रम बनाने से पहले वो बैठ करके पूरा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाकर के हम एक आश्रम बना पाएंगे जिसमें सभी लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि कुदाल चाहिए क्योंकि ज़मीन को अगर खोदना है तो हमें कुदाल चाहिए, तभी जाकर के हम उसमें कुछ उगा सकेंगे, खेती कर पाएंगे। बड़े गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी बड़ी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल, कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। तो जब सारे लोग रहेंगे तो अलग अलग काम सबको दिया जाएगा। आश्रम में क्या है कि खुद से सबको अपना अपना काम चुनना होगा। गांधी जी का एक ही मानना था कि सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग उनका सोच है, तो अलग अलग जो स्किल है वो भी सबके अंदर अलग अलग है। तो वो पहले से ही जो है सबके अंदर जो भिन्न प्रवृत्ति है उसको वो उजागर करना चाहते थे। तो कहते हैं कि अनेक प्रकार के औजार हमें चाहिए, जिससे जो लकड़ी का काम करने वाला है उसके लिए भी अलग औजार चाहिए, जो सोनार का काम करना चाहता है उसके लिए भी अलग औजार चाहिए, जो मोची का काम करना चाहता है उसके लिए भी औजार चाहिए, और जो खेती का काम करना चाहता है उसके लिए भी औजार चाहिए। तो पूरी औजार जो भी चाहिए सबकी एक सूची तैयार करते हैं, जिससे सब अपना अपना काम करेंगे। कोई भी बैठकर नहीं खाएगा, सब अपने अपने काम करेंगे। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपए खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि मेरे अनुमान से इन सब पर कितने रुपए खर्च होंगे। उस जमाने में 5 रुपए का खर्च आएगा। रसोई के सामान के लिए 150 रुपए, रसोई के लिए 150 रुपए खर्च पड़ेंगे। और जो स्टेशन है वह दूर होने के कारण स्टेशन से मेहमानों को लाना और जो सामान है उस सामान को लाने के लिए क्या चाहिए होगा, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी चाहिए होगा। अभी के ज़माने के जैसा कार मोटर नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी चाहिए होगा। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपए आएगा। तो क्या है, एक वर्ष में जो औसतन जो खर्च है वो कितना आएगा, 50 लोगों के लिए खर्च आएगा 6000 रुपया। तो वो कहते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति पर एक महीने में 10 रुपए का खर्च लगाता हूँ, तब भी जाकर के हमारे पास जो है 6000 रुपए होनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए।
मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। तो गांधी जी कहते हैं कि अहमदाबाद अगर हमारे रहने का और मकान का खर्च उठा लेता है, तो मैं सब जो आश्रम के जो लोग हैं, 40 लोग हैं, इनका जो खाने का खर्च है वो मैं उठा सकता हूँ। लेकिन अगर अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च अगर बोझ अगर उठाने के लिए तैयार है, या मतलब अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च अगर हम सभी का उठाने के लिए तैयार है, तो ठीक है। क्योंकि मैंने जो है ये खर्च जो है ये एक अनुमान के तौर पर, एक अंदाजे से मैंने लगाया हुआ है। हो सकता है कि इसमें कुछ छूट भी गया होगा, या इसमें हो सकता है कि कुछ ज़्यादा जुड़ भी गया होगा, इसलिए इस खर्च को एक अनुमान के तौर पर लेकर के हम चलते हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेती की ज़मीन। दूसरा, किताबों की अलमारियों का खर्च। तीसरा, बढ़ई के औजार। चौथा, मोची के औजार। क्या है कि अहमदाबाद अगर खर्च उठा लेता है, तो इनके पास खर्च के लिए कौन से स्थान पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा? वह है किराया बंगला का, जिस कमरे पर रहेंगे उसका खर्च, खेती की ज़मीन का खर्च, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार और मोची के औजार। जो भी औजार चाहिए होगा, मोची का तरह के जो औजार है, इसी का खर्च इनको उठाना पड़ सकता है। अहमदाबाद में जब आश्रम तैयार हुआ, तो यह एक तरह से संविधान, गांधी जी का स्वयं का संविधान जैसा है उस आश्रम में। उन्हीं का कानून जो है वहाँ पर चलता है, क्योंकि वह जो है शांति अहिंसा के पुजारी थे, सत्य जो है उसके पुजारी थे, तो इसलिए उनका ही संविधान था वहाँ पे। और इसमें क्या है कि भारतीय जो जनता है, उनके जीवन के निर्माण के किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका जो एक छवि है वो हमको प्राप्त होती है इस आश्रम से। छवि जो है प्राप्त होती है इस आश्रम से। इसमें चौके का सामान का अर्थ है कि जो रसोई घर है, रसोई घर में कितने पतीले चाहिए, कितने करछियाँ चाहिए, ये सारे की भी एक बहुत लंबी सूची है। इस सूची को हम जानते हैं। घरेलू जो सामान है उसकी सूची इस प्रकार है: 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के लिए पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाहियाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 करछियाँ, 2 आटे गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने के पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तहियाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छन्नियाँ, 1 पीतल की छन्नी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 ईमानदस्ता, मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 मुंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, कढ़ाई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पार्ट,
4 सड़क की बत्तियां, यह सब जो है ये चाहिए होगा क्या करने के लिए, एक आश्रम को खोलने के लिए। क्योंकि आश्रम के लोग कैसे रहेंगे और क्या करेंगे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम सबसे पहले करना होगा, उसके बाद बिस्तर की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही हम उनके काम काज के जो औजार हैं वो औजार, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है अनेक प्रकार के औजार हैं, जिन औजारों की सूची दी गई है कि एक आश्रम को खोलने पर लोगों के काम करने के लिए किस किस प्रकार के औजार की आवश्यकता पड़ती है। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी क्यों चाहिए, क्योंकि सामान लाना है, रेलवे स्टेशन दूर है, वहाँ से सामान को भी लाना है और जो अतिथि आ रहे हैं उस अतिथि को भी लेकर आश्रम तक पहुँचाना है, इसलिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता है। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। तो क्या है कि सभी लोगों का जो खाने का खर्च है वह पूरे वर्ष का आएगा 6,000 रुपये। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो है वो खादी पहनते थे और खादी ही भारतीय लोग पहने, ये भी उनकी इच्छा थी। तो क्या है, हथकरघा, हाथ से जो बनाया जाने वाला जो कपड़ा है उसकी मशीनें भी चाहिए, और क्या चाहिए, लोहार के जो राजमिस्त्री जो है उनके भी औजार चाहिए। लोहार का औजार क्यों चाहिए, क्योंकि एक बारी में वो कुदाल मंगा देंगे, अगर वो कुदाल टूट गया तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर खरीदना पड़ेगा नया। तो हमारे पास ही अगर लोहार रहेंगे, हमारे पास ही अगर मौची रहेंगे तो सारा काम जो है वो आश्रम के अंदर भीतर ही जो है सारा काम चलता रहेगा। यह थी गांधी जी के द्वारा बनाई गई एक अनुमानित व्यय की सूची। इसी सूची को इन्होंने इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ की सूची के अनुसार गांधी जी ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी काम को करने से पहले आप जो है योजना बनाइए, योजना बनाइए। योजना के अनुसार जो है आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज के युग के लिए मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ का ड्राइंग बनाना चाहते हैं या चित्रकारी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी, पेंसिल लगेंगे, रबर लगेंगे, स्केच पेन लगेंगे, और कलर के जो वैक्स कलर है वो लगेंगे, पेपर लगेंगे, स्केल लगेंगे। तो इस तरह के सारे चीज़ों की जो है आप एक सूची तैयार कर सकते हैं कि हम एक चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हम क्या क्या चीज़ लेकर जाएं, या फिर हम जो है अपनी परीक्षा देने के लिए जब जाते हैं तब भी हमारे साथ किस किस प्रकार की वस्तुओं को हम ले जाते हैं उसकी एक सूची बना सकते हैं कि हमारे पास किन किन रंगों के पेन होने चाहिए, स्केल होने चाहिए, रबर होने चाहिए, पेंसिल होने चाहिए, और हमारे पास जो तख्ती है वो भी होनी चाहिए जिस पर हम पेपर रख करके हम लिख सकें। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए आप योजना बनाइए और एक अनुमान लगाइए और सूची बनाइए कि हमको क्या चीज़ लेकर जाना है, या फिर किस काम के लिए हम योजना तैयार कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और किस तरह की सूची बनेगी, और उसमें औसतन हमारा व्यय कितना होगा, हमारा खर्च कितना पड़ सकता है। बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा। इस पाठ को पढ़कर हमें यह समझ में तो आ गया, किसी भी कार्यक्रम को की योजना जब तैयार कर रहे हैं तो हम उसका एक अनुमानित व्यय निकालें या अंदाज़ा लगाएं कि उसमें कितना खर्च हो सकता है। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अनुमानित, अंदाजे से। मैंने पहले भी बताया कि अनुमानित का अर्थ है अंदाज़ा लगाना कि कितना खर्च हो सकता है। दूसरा है व्यय, व्यय का अर्थ है खर्च। तीसरा नंबर अतिथि, अतिथि का अर्थ है मेहमान। चौथा नंबर व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ है इंतजाम। पांचवा नंबर प्रमुख, प्रमुख का अर्थ है खास। छठा नंबर विभिन्न, विभिन्न का अर्थ है अलग अलग। सातवां नंबर आवश्यक, आवश्यक का अर्थ है जरूरी। आठवां नंबर स्थानीय, स्थानीय का अर्थ है स्थान विशेष के, जिस स्थान से हैं हम कहते हैं कि वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जैसे हम अंडमान के स्थानीय निवासी हैं।
9वां नंबर सपरिवार। सपरिवार का अर्थ है परिवार के सदस्यों के साथ। जैसे गांधी जी ने लिखा कि सपरिवार आएंगे। सपरिवार आएंगे का अर्थ क्या है कि वह सभी अपने परिवार के सदस्य के साथ आएंगे। 10वां नंबर है शिक्षण संबंधी। शिक्षण संबंधी का अर्थ है पढ़ाई के लिए। शिक्षण संबंधी जो किताबें हैं उसकी भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि पढ़ने वाले लोग भी उसमें होंगे जो आश्रम में आएंगे। बच्चों, हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जाना। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उससे हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। इस पाठ में गांधी जी ने बहुत सारे औजारों की जो सूची तैयार की है, तो हम ये समझते हैं कि वो ये सारे औजार क्यों मंगाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो घर पर क्या करते हैं, लकड़ी वाले मिस्त्री को अलग बुलाते हैं, जो हमारे घरों में रंग करते हैं उनको अलग बुलाते हैं, सभी अलग अलग जो कारीगर हैं उनको बुलाया जाता है। तो यह जहन में आती है, यह बात हमारे दिमाग में आती है कि गांधी जी ने इतने सारे औजारों की सूची क्यों तैयार की होगी। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। गांधी जी आश्रम के लिए छेनी, हथौड़े, बसूले इसलिए खरीदना चाहते थे ताकि आश्रम के लोग अपने हाथों से काम कर सके। वे आश्रम में रहने वाले लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। वे आश्रम को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। वे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। तो गांधी जी क्या सोच रहे थे, क्या अनुमान लगा रहे थे कि जो भी लोग आश्रम में रह रहे हैं वह खुद से कारीगर बने, तो उनके पास सारे अगर औजार रहेंगे तो वो अपना काम कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने स्वावलंबी बनाना मतलब वो स्वयं से सारे काम करें, क्यों हम किसी दूसरे पर निर्भर रहें। जिस प्रकार अभी हम दूसरे कारीगरों पर निर्भर हैं, गांधी जी ये चाहते थे कि हमारे अंदर वो सारी जो प्रवृत्ति है, जो अच्छा काम करने की जो हमारे दिमाग में अच्छे विचार हैं, उन विचारों को लेकर के हम स्वावलंबी बन करके अपना काम खुद से करें। और छोटे छोटे कुटीर उद्योग का क्या है कि छोटे छोटे उद्योग, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो मास्क बनाने का छोटा छोटा उद्योग जो है वो हम देख रहे हैं, सभी दुकानों पर देख रहे हैं कि सभी लोग अपने से मास्क बना रहे हैं। तो ये गांधी जी का भी ये सपना था कि सभी लोग कुटीर उद्योग जो है उसको बढ़ावा दें, ताकि जो अपने हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं उसी को हम बेचें। हम क्यों अंग्रेजों के द्वारा ला करके बेचा जाने वाला सामान हम खरीदें, क्यों हम विदेशों की सामान खरीदें। इससे अच्छा है कि हम खुद से अपने देश में चीज़ें बनाएं और खुद हम उसका प्रयोग करें। बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक से। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं एवं आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई पुस्तकों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। यह जो प्रश्न है इसको आप अपने लाइब्रेरी में जाएंगे और पुस्तक निकाल करके पढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि गांधी जी अपने जो व्यय है उसके प्रति कितने हिसाब किताब रखते थे। वो कम पैसों में अच्छा जीवन कैसे बिताने की कोशिश करते थे, उस सादा जीवन उच्च विचार उनका कैसा था, इसके बारे में आप लाइब्रेरी में पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उनका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना घटाना चाहेंगे। तो यह प्रश्न भी है, यह जो है आपको अपने आप से करना है कि एक बाल आश्रम आप खोलना चाहते हैं, उस बाल आश्रम के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने कितने पैसे चाहिए होंगे, उसका पूरा लेखा जोखा या सूची आपको तैयार करना है। या आप
इसकी बजाय एक और प्रश्न भी हल कर सकते हैं कि आप घर में जो कार्यक्रम कर रहे हैं या एक सप्ताह में आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदेंगे और उसकी भी सूची बना करके उसको भी आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह में आपका खर्च कितना होगा और कितना होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो इस प्रश्न का मतलब यह है कि आप छोटे मोटे कामों के लिए हम जो है अभी कारीगर बुला रहे हैं, जैसे घर की रंगाई पुताई करनी हो या खाट बुनना हो, ऐसे कोई भी काम के लिए हम बाहर से कारीगर मंगाते हैं। तो ऐसे कौन से काम है जो आप ठान लेते हैं कि हम इस काम को करके ही छोड़ेंगे? ऐसे कामों की सूची आपको तैयार करनी है। 5वां नंबर प्रश्न है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। यह जो अनुमानित बजट जो बनाया हुआ है उसको देखते हुए आश्रम की जो कार्य प्रणाली है, कैसे कार्य चलता है या उसकी क्या कार्य प्रणाली है आश्रम की, इसे हम कैसे जानेंगे? पहला नंबर है स्वावलंबन की भावना उत्पन्न करना। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि सभी के अंदर स्वयं काम करने की जो भावना है वह उत्पन्न हो जाए। दूसरा नंबर, सभी कार्य में दक्षता लाना। जब हम किसी काम को करते हुए किसी को देखते हैं तब हमारे अंदर भी ये दक्षता आ जाती है, हमारे अंदर भी जो है ये भावना आ जाती है कि हम भी उसको कर सके। तो वो जो दक्षता है वो लाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा नंबर है सादा जीवन उच्च विचार की भावना जगाना। जब हम अपने से सारे काम करते हैं, दूसरों को पैसे देकर कारीगर बुलाने की बजाय हम उसी काम को खुद से करते हैं, तो क्या है, हमारा जीवन जो है वह सादा रहता है और हमारे विचार जो है उच्च होते हैं कि हम अपने काम अपने हाथों से खुद कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी जो है अपना सामान खुद ढोते थे, वो कूली का प्रयोग नहीं करते थे, या कूली अगर कहे कि मैं आपका सामान उठा लूँगा तो कभी अपना सामान नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मेरा सामान है तो मैं खुद ही उठाऊंगा। यही थे उनकी सादा जीवन उच्च विचार। चौथा नंबर, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। यह क्या है सहयोग की भावना? आप कक्षा में भी देखते होंगे कि हम एक चार्ट पेपर पर हम सभी बच्चों को काम दे देते हैं, ग्रुप में देते हैं, समूह में देते हैं। तो समूह जो काम होता है उसमें कोई जो है उसमें रंग करता है, कोई जो है उसमें चित्रकला करता है, कोई जो है उसमें लिखने का काम करता है। तो उससे क्या है, सहयोग करने की भावना वो जो है जगाना चाहते थे। जो काम कोई नहीं कर सकता है वो उसको दूसरा जो बच्चा है वो उसको करेगा, या दूसरा जो व्यक्ति है उसको वो सहयोग करेगा, मदद करेगा। 5वां नंबर, श्रम के प्रति सम्मान की भावना जगाना। मैंने बताया ना कि गांधी जी अपना सामान खुद ढोते थे। वो कहते थे कि श्रम करना जो है, श्रम करने में हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, या श्रम को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसीलिए हम गांधी जी के जन्मदिन पर श्रमदान करते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम गांधी जी के विचारों पर चले, उनके महान विचार, सादा जीवन उच्च विचार, इसको हम ध्यान में रखें और हमें श्रम करते हुए हमेशा सम्मानित महसूस करना चाहिए। और श्रम करते हुए लोगों को देखकर भी हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ऐसी अच्छी अच्छी जो बातें हैं और स्वावलंबी होने के लिए बातें कही है गांधी जी ने इस पाठ में। इसका अर्थ है कि आप स्वयं से क्या क्या काम कर सकते हो। आप स्वयं से किसी काम को करते हो तो आप उसमें दक्षता हासिल करते हो, मतलब उस काम में आपको सफाई से आप उस काम को कर पाएंगे, या अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से उस काम के बारे में जानना चाहेंगे और आखिर आप उस काम में मास्टर बन जाएंगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमने इसमें सीखा। और यह भी सीखा कि किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हम किस प्रकार से योजना तैयार करें, ताकि उस योजना के अनुसार हमें ये पता चल जाए कि हमारा
इस कार्य के लिए कितनी पैसों की ज़रूरत है या कितने खर्च हो सकते हैं। तो अच्छी अच्छी बातों को हमने जाना बच्चों। अगली कक्षा तक के लिए